दर्शन परिषद बिहार के यशस्वी महामंत्री और स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग टीपीएस कॉलेज पटना के अध्यक्ष एवं कई पुस्तकों के लेखक, जिनमें से गांधी दर्शन के विविध आयाम, सीमांत नैतिकता के आयाम और योग मनोविज्ञान काफी प्रतिष्ठित पुस्तकें हैं और दार्शनिक जगत में इन पुस्तकों की काफी चर्चाएं हुई है। और संप्रति आप अखिल भारतीय दर्शन परिषद की शोध पत्रिका दार्शनिक त्रैमासिक के संपादक भी हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन में आपकी महती भूमिका रही है। आपके ही प्रेरणा से हमने इस सेमिनार श्रृंखला के आयोजन का निर्णय लिया और आपने सहर्ष इसके लिए अपनी सहमति प्रदान की। पूरा महाविद्यालय परिवार और विश्वविद्यालय परिवार आपका आभारी है। हमें अनवरत आपका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त है और आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आगे भी हमें आपका नेतृत्व एवं मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर श्यामल किशोर सर को। आप आए और अपना आशीर्वचन दें। डॉक्टर श्यामल किशोर। वह निश्चित रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्र में रखकर किया है। आज का जो विषय है उस पर विचार करना, उसके विषय में कुछ कहना, निश्चित रूप से विषय बहुत ही लंबा है, लेकिन मैं मुख्य बिंदुओं को आप लोगों के समक्ष साझा करना चाहूंगा। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है। किसी भी राष्ट्र अथवा समाज में शिक्षा सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व निर्माण तथा सामाजिक व आर्थिक प्रगति का मापदंड होती है। शिक्षा हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। यदि शिक्षा नहीं हो तो मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य का व्यवहार उस प्रकार का नहीं हो पाएगा जैसा मनुष्य का होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा के बगैर मनुष्य पशु के समान होता है। यह सत्य है कि पहले यदि प्राचीन शिक्षा की हम बात करें, क्योंकि कल की बात हुई है, पास्ट की बात हुई है इसमें, तो पहले शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी और गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में 4 आश्रम हुआ करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। प्रारंभिक 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था, जिसमें विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा की प्राप्ति करता था। उसके बाद वह गृहस्थ आश्रम में जाता था। लेकिन प्राचीन शिक्षा का यह स्वरूप यदि आज हम कहें तो निश्चित रूप से बहुत व्यवहारिक नहीं होगा। लेकिन इतना तो सत्य है कि जिस प्राचीन शिक्षा व्यवस्था पूर्व में कायम था, वह निश्चित रूप से अस्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान दिया जाता था। वैज्ञानिक ज्ञान के साथ आत्मज्ञान भी उसका उद्देश्य होता था। लेकिन कहीं ना कहीं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो शिक्षा का स्वरूप है होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं वह एकांगी बना चुका है। क्योंकि शिक्षा के 2 आयाम होते हैं, तथ्यात्मक आयाम और मूल्यात्मक आयाम। वर्तमान शिक्षा पद्धति कहीं ना कहीं तथ्यात्मक ज्ञान की महत्ता को तो स्वीकार करता है, लेकिन मूल्यात्मक आयाम को कहीं ना कहीं हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हुई है।
यदि हम आधुनिक शिक्षा की जब बात करते हैं तो एक मन में प्रश्न उठ सकता है कि आखिर यह आधुनिक शिक्षा किसकी देन है? कैसे हम प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की ओर पहुंचे हैं? तो निश्चित रूप से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था मैकेले की देन है। यदि आप मैकेले की बात जब हम कर रहे हैं तो मैकेले ने 1835 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में जो भाषण दिया था उसका यदि अंश को आप सुन लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे भारत की शिक्षा व्यवस्था चरमराई है। लॉर्ड मैकेले ने 1835 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भाषण देते हुए कहा था कि मैंने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा, इसके और छोर तक भ्रमण किया, मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट और चोर हो। मैंने इस देश में ऐसी समृद्धि देखी, ऐसा सक्षम और प्रतिभावान व्यक्तियों को देखा है कि मैं समझता हूं कि इस देश को विजित करने के लिए इसके सांस्कृतिक एवं नैतिक मेरुदंड को तोड़ना जरूरी है। यदि हिंदुस्तान यह सोचने लगे कि वह जो अंग्रेजी भाषा में और विदेशी हैं वह उनके आचार विचार से बेहतर है तो वे अपना आत्मसम्मान खो देंगे और अपनी सांस्कृतिक विरासत से अलग थलग पड़ जाएंगे, जो हमारी चाहत है। निश्चित रूप से लॉर्ड मैकेले अपने उद्देश्य में सफल हुआ और आज आजादी के 73 वर्षों के बाद भी उसी शिक्षा व्यवस्था को हम लोग अपनाए हुए हैं। निश्चित रूप से इसी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के कमियों की ओर ध्यान आकर्षित महात्मा गांधी ने भी किया था, विनोबा ने भी किया था, टैगोर ने भी किया था। और गांधी ने तो 3H की बात कही थी कि शिक्षा में 3H का होना आवश्यक है, अर्थात हैंड, हेड एंड हार्ट, तीनों का समन्वय होना चाहिए। कहीं ना कहीं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था इन तीनों में समन्वय करने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर कई साहित्यकार, कई दार्शनिकों ने तरह तरह के व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी दी हैं। हरिशंकर परसाई की एक रचना है, एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया। निश्चित रूप से जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षक और छात्र के बीच का जो संबंध है उस पर कटाक्ष किया है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में साधन की पवित्रता पर नहीं बल्कि साध्य की पवित्रता के आधार पर साधन की पवित्रता की बात हम कर रहे हैं। जो करे कमाई हो उसी की पढ़ाई आज का जीवन दर्शन हो गया है। अगर साधन पवित्र होगा तो साध्य भी पवित्र होगा, लेकिन वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के द्वारा मनुष्य की सोच में परिवर्तन हुआ है और वह समझता है कि एन केन प्रकार न हमें उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। यह शिक्षा का बहुत ही दुर्बल पक्ष है। मैं आप लोगों का ध्यान पंचतंत्र की कहानियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें नैतिक शिक्षा दी गई है। उसमें एक कहानी है चार ब्राह्मण का, जो आज के इस आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जो वर्तमान स्थिति है उसका चित्रण मिल जाएगा। एक गांव में चार ब्राह्मण थे। चारों ब्राह्मण में चारों दोस्त में तीन दोस्त जो थे वह बाहर शिक्षा लेने गए
और शिक्षा लेने के बाद जब वे लौटे तो एक जो उनका दोस्त था जो गांव में रहता था, वह उतना शिक्षा नहीं ले पाया था, वो गांव में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है कि उन लोगों ने, उन तीनों दोस्त ने सोचा कि धन उपार्जन के लिए हम कहीं शहर की ओर चलते हैं। जो गांव वाला दोस्त था उसने कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ चलना चाहता हूं। तो इन तीनों ने कहा कि अरे मूर्ख, तुम हमारे साथ कहां जाओगे, तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, अज्ञानी को साथ लेकर हम कहां जाएंगे। वह जिद करने लगा कि नहीं, हम आप लोगों का काम कर दिया करेंगे और मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। वह भी साथ लग गया। चारों दोस्त शहर के लिए निकल पड़े और जब शहर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक जंगल मिला और जंगल में इन लोगों ने देखा कि एक जगह पर कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। उन चारों ने आपस में यह निर्णय लिया कि यह किसकी हड्डी है। काफी तर्क वितर्क शुरू हुआ। उसमें एक जो पढ़ा लिखा जो ब्राह्मण था उसने कहा कि मैं अपनी विद्या के द्वारा इन हड्डियों को जोड़ सकते हैं। उन हड्डियों को जोड़कर एक कंकाल बना दिया। दूसरा दोस्त कहां पीछे रहने वाला था, उसने कहा कि नहीं, मैं इसमें मांस और उसका तैयार कर दूंगा। वह यह काम कर दिया। तीसरा दोस्त कहां रहने वाला, पीछे रहने वाला था, उसने कहा कि नहीं, मैं इसको जीवित करके दिखा सकता हूं। उसी समय जो गांव का जो दोस्त था, जो गांव में रहता था, गांव में पढ़ाई लिखाई किया था, उसने कहा कि ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि यह जो शेर है वह जिंदा हो जाएगा और हम लोगों को खा जाएगा। तीनों दोस्त मिलकर उसको डांटना शुरू किया कि तुमको ज्ञान नहीं है, तुम क्या समझने जाओगे ये बात। इसलिए वह कहा कि अगर ये हमारी बात नहीं मानते हैं, वह क्या किया कि पेड़ पर चढ़ गया और यह तीनों मित्र, जो तीसरा मित्र था, मंत्रोच्चारण के द्वारा उसको जिंदा कर दिया। वह बाघ जब जिंदा हुआ तो बाघ का काम है भोजन करना, हिंसात्मक ढंग से इन तीनों को वह खा गया। जब शेर कुछ देर के बाद वह वहां से निकला, उसके बाद वह जो पेड़ पर चढ़ा हुआ ब्राह्मण था वह धीरे धीरे गांव की ओर लौट गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, ऐसा ज्ञान किस काम का जो इंसान की सूझबूझ और समझदारी को छीन कर दे। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं व्यक्तियों में अहंकार उत्पन्न कर रहा है और साथ साथ आइडेंटिटी क्राइसिस भी उत्पन्न कर रहा है। और निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था विद्या दत्तात् विनयम, आध्यात्म विद्या विद्या नाम की जो अवधारणा है उसको सिरे से खारिज कर रही है। ऐसी स्थिति में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में कई खामियां हैं जिसमें सुधार अपेक्षित है। क्या ठीक है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में कई विशेषताएं भी है, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसका कैबिनेट से मंजूरी मिली है, निश्चित रूप से प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों के बीच समन्वय का एक प्रयास किया है। निश्चित रूप से शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, जीवन जीने के लिए रोजगार उत्पन्न करे और साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी अपनी महती भूमिका निभा सके। निश्चित रूप से वर्तमान जो नई शिक्षा नीति आई है, हम सबको विश्वास है ये यदि सही ढंग से इसका क्रियान्वयन किया गया तो निश्चित रूप से इसका स्वरूप
जो सामने उभर कर आएगा उससे व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा, रोजगार भी मिलेगा और साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी लोगों के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए आत्मनिर्भरता पर काफी बल दिया गया है। तो विषय तो बहुत बड़ा है, समय की भी एक सीमा है, क्योंकि समय की सीमा का उल्लंघन करना भी एक प्रकार का हिंसा ही होता है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक बार पुनः सुधांशु जी को बधाई देता हूं कि जिस लगन और जिस उत्साह के साथ आप मधेपुरा विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप दर्शन शास्त्र एक विषय जो कहीं न कहीं विद्यार्थियों के मामले में हाशिए पर नजर आता है, इसका एक विस्तार मिलेगा। हमारी शुभकामना आपके साथ है। और एक बार पुनः आयोजक मंडल और आप सभी को, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि काफी लोगों का व्याख्यान होना है और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र के अतिरिक्त कई क्षेत्र से लोग इसमें जुड़े हैं। हम देख रहे हैं इंदु खंडूरी जी को, पिछली बार भी हम इनका सुने थे। काफी लोग देख रहे हैं कि इसमें जुड़े हैं। तो यह सदप्रयास ही है सुधांशु जी का कि निश्चित रूप से जिस प्रयास में आप लगे हुए हैं यह कार्यक्रम सफल हो और अच्छा से सफल हो, हमारी शुभकामना है। और प्रिंसिपल प्रोफेसर केपी यादव जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा कि प्राचार्य जो होते हैं महाविद्यालय के मुखिया होते हैं, और जब तक उनका सहयोग सही ढंग से नहीं मिलेगा तो कार्यक्रम का आयोजन करना सफल नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसिपल साहब बहुत ही उत्साहित हैं और हमेशा देखते हैं कि समय पर आना, समय पर शुरू करवाना, लास्ट तक रहना, यह बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूं कि प्राचार्य मूलतः शिक्षक ही होते हैं और शिक्षक की भूमिका में वे उनको रहना भी चाहिए, चाहे आप किसी भी पद पर हों। और खासकर मैं कुलपति महोदय जो हमारे विषय के हैं उनको भी अपनी ओर से बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में लगातार विश्वविद्यालय अग्रतर विकास की ओर अग्रसर है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। अभी लगता है कि आलोक टंडन जी जुड़े थे, उनको भी स्वागत करता हूं इस मंच पर और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सुधांशु।